हेलो अस्सलाम वालेकुम पांडा क्लैन। आज की वीडियो बहुत लेट है क्योंकि मैं एक सीरीज़ में बिजी हो गया था स्क्विड गेम देखने में, और मैंने एक दिन में पूरी सीज़न देख डाला। इसका सीज़न 1 आया है अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एंड इट हैज़ बिकम ए ग्लोबल सेंसेशन और बहुत हाइप थी इसकी। मैं वैसे भी कोरियन शोज पुराने देख चुका हूँ, तो मेरे लिए कोई नया कोरियन शो ये था नहीं, लेकिन ओ बॉय क्या शो था। मतलब ग्रेट, जो हाइप थी प्रॉपर उस हाइप को टच किया इसने। और इसके अंदर जो कोरियन सीरीज़ का और फिल्म्स का जो मसाला होता है, जो हमेशा रहता है एशियन फिल्म्स के अंदर, वो इन लोगों ने लाजमी उसको रखा था। नॉर्मली जो लोग कोरियन ड्रामाज से वाकिफ़ नहीं है और कोरियन स्टाइल ऑफ फिल्मिंग और राइटिंग से वाकिफ़ नहीं है, बेसिकली ये बहुत ही आउटलैंडिश किस्म के, चाइल्डिश किस्म के आइडियाज़ लेके आते हैं। हॉलीवुड भी लेके आता है वैसे इस तरह के आइडियाज़, जो कि बहुत ही नॉन रियलिस्टिक होते हैं। मतलब अगर वैसे प्लॉट सोचो तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बकवास आइडिया है बनाने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन इतनी कमाल की होती है, प्रोडक्शन वैल्यू इतनी कमाल की होती है कि आप उसके अंदर जो रियलिज्म का फैक्टर उसकी वजह से आता है, एक्टिंग, प्रोडक्शन वैल्यू, साउंड डिज़ाइन, वो ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि यार हॉलीवुड बिल्कुल कभी कभी आउट ऑफ द लिमिट कार्टूनिश हो जाता है, और मतलब बिल्कुल रहता है। ये क्या करते हैं, उसी कार्टूनिश कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी हिडन मीनिंग्स छुपा के रखते हैं। वो चीज़ बहुत कमाल की होती है, वही चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है कोरियन सिनेमा से। यार ये जिस तरह से चीज़ों को छुपाते हैं, रियल लाइफ चीज़ों को, सोसाइटल इश्यूज को हाईलाइट करना ग्रेट है। इसके अंदर भी इन लोगों ने बहुत, अगर किसी ने पैरासाइट नहीं देखी तो पैरासाइट देखो। जैसे पैरासाइट के अंदर काफ़ी सारे सब प्लॉट से समझो, उसको मल्टीप्लाई कर दो ना। स्क्विड गेम के अंदर था, दैट वॉज रियली गुड। मेटाफोर्स बहुत ज़बरदस्त। इवन पूरी सीरीज एक तरह से एक मेटाफोर थी, एक ओवरशैडोइंग थी कि हमारी सोसाइटी किस तरह से वर्क कर रही है। स्पॉइलर वार्निंग दे दूं, स्टोरी रिवील थोड़ी सी करूंगा उस हद तक जितनी ट्रेलर्स और प्लॉट के अंदर और तुम्हारे दोस्तों ने जितनी बता दी है, लेकिन कैरेक्टर्स वगैरह ये चीज़ें मैं रिवील नहीं करूंगा। सॉफ्ट स्पॉइलर समझो। अगर बहुत ज़्यादा टची किस्म के इंसान हो तो मत देखो वीडियो, पहले सीरीज़ देख लो, उसके बाद फिर वापस आके देखना रिव्यू, वरना कंटिन्यू कर सकते हो, नो इशू है। मैं कोशिश करूँगा कम से कम स्पॉइल करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ स्पॉइल ज़रूर होगा। ओके, स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ मैं, क्योंकि मोटी मोटी स्टोरी डिस्कस करूँगा। सॉफ्ट स्पॉइलर समझो या हार्ड स्पॉइलर समझो, स्पॉइलर स्पॉइलर ही होता है। तो अगर नहीं देखा तो पहले देखो, उसके बाद फिर आके कंटिन्यू कर सकते हो। वरना तुम कंटिन्यू कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा एंडिंग में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं फिल्म के डायलॉग्स और पर्टिकुलर गेम्स वगैरह सिर्फ पहला गेम डिस्कस करूंगा, बाकी चीज़ें बहुत सारे सब प्लॉट्स वगैरह जो हैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा, बस एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। और जो चीज़ें जो मुझे नज़र आई वो चीज़ें, मतलब जो हिडन मीनिंग जो मुझे नज़र आई इसके अंदर, मैं उसको थ्योराइज करूंगा। एज आ मेरी थ्योरी भी समझ सकते हो इसको। पूरा जो गेम का सिनेरियो था वो बिल्कुल रियल लाइफ को रेप्लिकेट कर रहा है। रियल लाइफ को इन अ सेंस ऐसे कि आपके पास एक वीआईपी ग्रुप है जो कि पावरफुल ग्रुप है, जो कि हर चीज़ को कंट्रोल करता है। वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है कि वो अलग जो दूसरे लोग हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें और उन्हें मॉनिटर कर सकें और उनसे जो वो काम करवाना चाहते हैं उसको करवा सकें। बीच में उनको पता है कि हर इंसान की अपनी मजबूरी है, तो उन्हीं मजबूरियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वो एक्सप्लॉइट किस तरह से कर रहे हैं? पैसा। जो कंट्रोल, जिनके पास पावर है उन्हीं के पास पैसा है, और वही पैसा दिखा के वो अगलों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक मैसेज था फिल्म के अंदर। पहला गेम इस चीज़ को बहुत ही वाज़े तौर के ऊपर रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं कि जब वो बोलेंगे कि सब फ्रीज़ हो रहे हैं तब सब फ्रीज़ हो रहे हैं, और फिर जब जो लोग फ्रीज़ नहीं होंगे वो उनको एलिमिनेट कर देंगे। ये कंट्रोल की, अथॉरिटी की, पावर की सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन थी उन्होंने फर्स्ट गेम के अंदर दिखाई है। दैट वाज ग्रेट, ताकि मतलब हम जैसे जो ऑलमोस्ट रेगुलर तो नहीं, लेकिन जो कोरियन सिनेमा से वाकिफ़ हैं, उनकी जो मीनिंग से वाकिफ़ हैं कि यार ये किस तरह से सब मीनिंग्स देते हैं अपनी फिल्म्स को, वो समझ गए थे कि यार ये सीरीज़ किस तरफ जा रही है। और एंडिंग में उन्होंने हर नॉट को, हर चीज़ को उसी तरफ बाइंड किया। जब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, और वो फिर ये जानना चाहता है कि यार कंट्रोलिंग का मोटिव क्या है बेसिकली, कि क्यों कर रहे हैं इस तरह से कंट्रोल। देन उसने बताया कि कोई मोटिव नहीं है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। सबसे हॉरिफिक आंसर था उसका कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि ह्यूमन लाइफ की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ को कोई वैल्यू मानता ही नहीं है। वो समझता है कि यार हर कोई अपने बारे में सोचता है, वो उसका ह्यूमैनिटी से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। था। और जो बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी थी इस सीरीज़ के अंदर, वो ये थी कि जितने भी लोग हैं
जब उन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम उनको ये शो किया गया कि मर्ज़ी तुम्हारी है, यहाँ पे कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, और ये बेस्ट चीज़ थी इसकी। वरना अगर कोई, मेरे ख्याल से अगर यही कॉन्सेप्ट किसी और फिल्म के अंदर होता तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखाते कि जो इन लोगों ने रूल रखा था कि आप अपनी मर्ज़ी से गेम कर सकते हो और गेम को डिसकंटिन्यू करने का एक तरीका भी है, तो उस तरीके से आप गेम को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। दैट वॉज द क्रेजिएस्ट थिंग एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। और इन लोगों ने ये चीज़ शो भी की कि सब लोग अपनी, है तो मजबूरी, लेकिन क्या है कि अपनी मर्ज़ी से गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस गेम को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई मोरालिटी नहीं, कुछ नहीं। वैसे उनके अंदर एम्पैथी है, एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन जब अपनी मोटिवेशन की तरफ आते हैं देन फिर वो किसी के नहीं होते। इवन जो सबसे ज़्यादा मतलब क्लोज बचपन के दोस्त भी हों तब भी वो चीज़ भी कोई मायने नहीं रखती। दैट वाज द, आई थिंक, द क्रेजिएस्ट थिंग दैट दिस शोड। और जो सबसे लास्ट में जो चीज़ जो मुझे अच्छी लगी एंडिंग के ऊपर, वो ये थी कि जब हमारा प्रोटैगनिस्ट सारे पैसे लेके जीत के जब वापस आता है तो उसको समझ में आता है कि वो सब कुछ वैसे भी हार चुका है, इवन अपनी सोल भी हार चुका है। जितना कुछ वो देख चुका था, जितनी एलिमिनेशन, खून खराबा वो देख चुका था आपस में, और फिर जब वो जाता है जिस चीज़ के लिए, जिस मोटिव के लिए वो पैसे कमा रहा होता है, वो मोटिव ही नहीं बचता। एंड में बेसिकली उसको ये समझ में आ जाता है कि यार पैसा सब कुछ नहीं होता, आसपास के लोग भी बहुत कुछ थे जिसको उसने पैसे की तलाश में जो है मिस कर दिया बहुत सारी चीज़ों को। एंड दैट वॉज द थिंग जो कि एकदम आपके पेट में, कुछ फिल्म ऐसी होती हैं कि गट पंच की तरह लगती हैं कि आपको लगता है कि हाँ यार चलो कुछ तो अच्छा हो जाएगा, इतना सब कुछ डिप्रेसिंग हो गया है, पैसे वैसे भी जीत गया है, लेकिन इन दी एंड दैट वाज सच अ क्रेजीएस्ट थिंग एंड वो बहुत अच्छा था। और एक जो कंट्रोवर्सी है कि प्रोटैगनिस्ट एंड में बाल क्यों डाई कर देता है, वो इसलिए कर देता है कि अब वो कंट्रोल की पोजीशन में। पूरी फिल्म के अंदर रेड कलर जो है वो कंट्रोल का सिंबल दिखाया है इन्होंने कि रेड मीन्स कंट्रोल, अब वो कंट्रोल में है। लेकिन जब वो लास्ट में मेन जो गेम का जो ओरिजिनेटर होता है या प्रोड्यूसर कह लें, जो भी कंट्रोल कर रहा होता है गेम को, जब उससे मिलता है तो उसके पास भी दो चॉइस होती हैं कि या तो वो उसकी मोटिवेशन ले जो कि कह रहा है कि इंसानियत ख़त्म है, कोई इंसानियत नहीं है, हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है, या फिर वो उस चीज़ को दूसरे तरीके से अपने कंट्रोल को कुछ बेहतर करने के लिए यूज़ कर सके। दैट वाज अ ग्रेट क्लिफ हैंगर, कैरेक्टर आर्क बेहतरीन था। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने बहुत फ्रेश देखी है अभी फिल्म, मैंने अभी बहुत फ्रेश देखी है सीरीज़, तो मैं सिर्फ अभी यही रिव्यू कर रहा हूँ। एंड एंडिंग मेरे हिसाब से बेस्ट एंडिंग थी। अगर मेरे अच्छा, एक और चीज़ थी कि इन लोगों ने एक और चीज़ बहुत अच्छी रिप्रेजेंट की है इसके अंदर, कि जब आपके पास पावर आती है तो कभी कभी आप अपने भाई को भी नहीं देखते कि सामने वाला आपका भाई है। सो कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बट जो मैसेज जो वो देना चाह रहे थे वो बहुत पावरफुल है इसका, कि पावर के लिए भाई भाई को भी डिसोन कर सकता है। दैट वाज समथिंग लिटरली, मतलब मुझे शॉकिंग थी। ट्विस्ट और शॉक्स तो इस सीज़न में बहुत हैं, इस सीरीज़ के अंदर बहुत हैं। आखिरी जो चीज़ मेरी होगी इस सीरीज़ से, आई डोंट वांट टू सी सीज़न 2। आई थिंक इसको इन लोगों को एंड कर देना चाहिए सीज़न 1 में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इतनी अच्छी चीज़ के बाद आप दूसरी चीज़ बनाओ। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कंप्लीट एंडिंग फॉर एवरीथिंग, कि अब वो किस मोटिवेशन के लिए जा रहा है और वो फुली कामयाब भी हो जाए। इसकी मल्टीपल एंडिंग्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक इंसेप्शन और जितनी भी क्रिस्टोफर नॉलन की मेजॉरिटी मूवीज़ होती हैं उनकी तरह। मतलब इसको क्लिफ हैंगर पे ही रहने दो, और आई थिंक सीज़न 2 ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर ये कैश काउ बन जाएगी नेटफ्लिक्स की। इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ मस्ट वॉच। ऐसे सीजन, ऐसी सीरीज़ जो हैं बहुत अरसे में बनती हैं आई थिंक। सो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।